हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ये वीओ का पेपर है, वेटरनरी ऑफिसर का पेपर है जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 22 अगस्त को किया गया था। 22 अगस्त 2020 को किया गया था। इसमें जो क्वेश्चन थे टोटल 120 क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, टोटल 480 का था और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की थी, मीन्स 1 मार्क्स डिडक्ट किया गया था हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे। हमने आंसर्स ऑफिशियल आंसर की से मिला लिए। इसके जो आंसर्स हैं वो ऑफिशियल आंसर की के सेम है। विदाउट डिले डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रोजेनी टेस्टिंग इज डन फॉर ट्रेड विद। प्रोजेनी टेस्टिंग किन ट्रेड्स के लिए की जाती है? जिनकी हेरिडिबिलिटी हाई होती है, जिनकी हेरिडिबिलिटी लो होती है, जिनकी हेरिडिबिलिटी मीडियम हाई होती है। क्या क्या कोई रिलेशन नहीं होता है हेरिडिबिलिटी से? तो अगर हम बात करें प्रोजेनी टेस्टिंग और फैमिली सिलेक्शन, ये दोनों की दोनों जो सिलेक्शन मेथड्स हैं या सिलेक्शन एड्स हैं या बेसिस हैं, ये यूज होते हैं हमारे जो ट्रेड्स जिनकी लो हेरिडिबिलिटी होती है। तो अगर आपको मालूम है कि प्रोजेनी टेस्टिंग और फैमिली सिलेक्शन उन ट्रेड्स के लिए यूज होते हैं जिनकी हेरिडिबिलिटी लो है, जो जो लो हेरिडिबल है, तो उनके लिए प्रोजेनी टेस्टिंग और फैमिली सिलेक्शन है। अगर हम हाई हेरिडिबिलिटी की बात करें तो उनके लिए होता है इंडिविजुअल सिलेक्शन। तो इसमें सीधा सीधा जाता है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लो टू मीडियम हेरिडिबिलिटी। बाकी किसी भी ऑप्शन में लो हेरिडिबिलिटी या लो ऑप्शन नहीं है। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कलिंग परसेंटेज इन आइडियल शीप फॉर्म। एक आइडियल शीप फॉर्म में कलिंग परसेंटेज क्या होना चाहिए? पहले तो आपको मालूम है कि कलिंग क्या होता है। कलिंग होता है अनप्रोडक्टिव एनिमल्स को निकालना। एक प्रोडक्टिव स्टॉक है आपका, उसमें से आप जो अनप्रोडक्टिव एनिमल्स हैं उनको कल करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, तो एक आइडियल शीप फार्म में उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए? दैट इज़ 10 to 20%। हर साल आप 10 to 20% को जो एनिमल है उनको निकाल देते हैं, अनप्रोडक्टिव एनिमल्स को। दैट इज़ एक आइडियल जो कलिंग परसेंटेज है वो एक शीप फार्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इफिशियंट मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो आपको पता है सिलेक्शन के 3 मेथड होते हैं, दैट इज़ टैंडम सिलेक्शन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड। तीसरा होता है इंडेक्स मेथड या स्कोर कार्ड सिलेक्शन मेथड। 3 मेथड होते हैं, टैंडम सिलेक्शन, इंडिपेंडेंट कलिंग या असॉर्टमेंट मेथड और तीसरा होता है इंडेक्स सिलेक्शन। तो आपको मालूम है कि टैंडम सिलेक्शन में हम हर एक ट्रेड को कुछ स्कोरिंग करते हैं, उसके बेसिस पे एक एनिमल का सेलेक्ट करते हैं, बट इसमें एक ही ट्रेड को इन्वॉल्व करते हैं। और अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, उसमें एक से ज़्यादा ट्रेड होते हैं, लेकिन उसमें जो जैसे सपोज कीजिए कोई एनिमल है, उसका फैट परसेंटेज अच्छा है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जो उसका बाकी अगर हम बात करें बाकी जो ट्रेड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो ये मेथड भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें जो स्कोर कार्ड सिलेक्शन की, स्कोर कार्ड सिलेक्शन में क्या होता है, हम एक सारी जो ट्रेड्स हैं उनको कुछ स्कोरिंग की जाती है, 4 5 ऐसे आपने स्कोर कर दिया और पूरा मिला के एक स्कोर कार्ड बनाया जाता है एक इंडिविजुअल एनिमल का। उसके बेसिस पे जो हाईएस्ट स्कोर कार्ड में नंबर लाता है या स्कोरिंग जिस एनिमल की हाईएस्ट होती है उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें सारी ट्रेड्स इन्वॉल्व होती हैं, तो ये एक बेस्ट मेथड होता है, दैट इज़ इंडेक्स सिलेक्शन मेथड। तो मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ सिलेक्शन इज इंडेक्स सिलेक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द क्रोमोजोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ बक इज। ये बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, बट आपको मालूम होना चाहिए। पहले तो बक क्या होता है आपको मालूम है। बक जो मेल गोट है उसको हम बक कहते हैं। अब मेल गोट को बक कहते हैं। आपको रैम और गोट में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मतलब जो बक है उसमें कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि आपको जो ऑप्शंस हैं वो इसी हिसाब से दिए गए हैं। जो रैम है उसका क्रोमोजोम नंबर 54 होता है। अगर हम बात करें गोट, कैटल और याक की, इनका क्रोमोजोम नंबर होता है 60। तो आपको पता लग गया कि क्रोमोजोम नंबर है 60, तो बक का भी क्रोमोजोम नंबर 60 होगा। लेकिन अगर मेल है तो एक्स और वाई क्रोमोजोम आएंगे। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट वन, 60XY। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार डाली इज इवॉल्व फ्रॉम। जो हिसार डाली सीप की ब्रीड है ये किससे इवॉल्व हुई है, किसके क्रॉस से बनी गई है? तो आपको मालूम है कि मगरा या बीकानेरी ईव
और मेरिनो का जब क्रॉस किया जाता है तो उसे हिजार दालेस हमें शीप मिलती है, तो दैट इज़ बीकानेरी ईव और मेरिनो। तो ऑप्शन फिफ्थ का सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच फॉडर क्रॉप इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर साइलेज प्रोडक्शन? कौन सी फॉडर क्रॉप जो है साइलेज प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है? तो एक होता है जो फॉडर है उसको प्रिजर्वेशन के दो मेथड होता है, एक है, दूसरा होता है साइलेज। अगर हम हे की बात करें तो हे का मतलब होता है जो सूखा चारा को सुखाया जाता है। साइलेज का मतलब होता है इसको फर्मेंटेशन किया जाता है। अगर हे की बात करें जो बेस्ट क्रॉप होती है हे के लिए दैट इज़ ओट, एविना सटाइवा इसका साइंटिफिक नेम होता है। अगर लेग्यूमिनस हे की बात करें तो उसके लिए जो बेस्ट फॉडर होता है दैट इज़ लूसन, अल्फा लूसन। लेग्यूमिनस मतलब जो दलहनी हे बनाई जाती है, जो दाल से हे बनाई जाती है दैट इज़ लूसन। अगर हम साइलेज की बात करें तो साइलेज के लिए जो बेस्ट क्रॉप होती है दैट इज़ मक्का या मेज इज बेस्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था साइलेज प्रोडक्शन के लिए, दैट इज़ मेज। व्हाट शुड बी द रिकमेंडेड क्रूड प्रोटीन इन द काफ स्टार्टर? तो काफ स्टार्टर के लिए क्या रिकमेंडेड क्रूड प्रोटीन मतलब सीपी रखा गया है? तो आपको मालूम है कि काफ स्टार्टर के लिए जो क्रूड प्रोटीन की परसेंटेज है दैट इज़ 22%। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द असेंशियल फैटी एसिड विच इज डायरेक्टली असेंशियल फॉर कैट बट नॉट फॉर डॉग्स। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि ऐसी कौन सी फैटी एसिड है जो कैट्स के लिए तो एसेंशियल है बट डॉग्स के लिए एसेंशियल नहीं है। तो पता है आपको जो एरेक्टिनोइक एसिड होती है वो कैट्स के लिए एसेंशियल होती है उनके हेयर ग्रोथ वगैरह के लिए, लेकिन वो डॉग्स के लिए एसेंशियल नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है अब मैंने बता दिया कि कौन सी जो फैटी एसिड्स होती है वो कौन सी जो डॉग्स के लिए एसेंशियल नहीं होती, दैट इज एक्रिनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ल टोय पैरालिसिस इन चिक्स इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किस विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से हमारी कर्ल टोय पैरालिसिस होती है? तो आपको पता है B1 इज थियामिन की वजह से पॉलीन्यूराइटिस होती है, तो B1 की वजह से पॉलीन्यूराइटिस, B2 की वजह से जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि राइबोफ्लेविन की वजह से कौन सी डिफिशिएंसी होती है चिक्स में, दैट इज कर्ल टोय पैरालिसिस। नियासिन की वजह से ब्लैक टंग होता है। तो इसके ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, हम एक एक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक टंग इन डॉग्स इज कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ। ब्लैक टंग किसकी डिफिशिएंसी से होता है? तो ब्लैक टंग जो होता है वो नियासिन की डिफिशिएंसी से होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो नियासिन की डिफिशिएंसी से ऑप्शन बी इज करेक्ट। बफेलो इन इंडिया आर फाउंड टू सफ़र फ्रॉम डेंगुला डिसीज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ। किसकी टॉक्सिसिटी से बफेलो में डेंगुला डिसीज होती है? तो जो डेंगुला डिसीज जो होती है ये हमारी सेलेनियम की टॉक्सिसिटी से होती है बफेलो में। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट वन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, सेलेनियम इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृंदावनी कैटल डेवलप्ड एट ICR IVRI इजात नगर। जो IVRI में वृंदावनी कैटल डेवलप की गई है ये किसका क्रॉस है? कौन कौन सी जो कैटल्स हैं ब्रीड्स हैं उनका क्रॉस है? तो ये एक्जोटिक और जो हमारी देसी हरियाणा को क्रॉस किया गया था, तो उससे ये हमारी वृंदावनी कैटल बनी थी। तो अगर हम बात करें एक्जोटिक HF कोई सी ब्रीड हो, जर्सी हो या ब्राउन सिस्ट हो, इन तीनों में से, और इसका क्रॉस हो हरियाणा से, दैट इज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये न्यू क्वेश्चन है, आप याद रखिए हरियाणा के साथ, बस आप हरियाणा भी याद रख के चलेंगे तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है B1 की वजह से कौन सी डिसीज होती है पोल्ट्री में? तो ये सेम अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था पहले ही हमने। तो ऊपर है इंसेफेलोमलेशिया ऑप्शन 1, पॉलीन्यूराइटिस, कर्ल टोय पैरालिसिस, ब्लैक टंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पॉलीन्यूराइटिस। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज अबॉर्शन डिसीज। इसमें से पूछा है ऑप्शंस जो हैं उनमें से पूछा है कि कौन सी अबॉर्शन डिसीज है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है TB, JD जोन्स डिसीज, मेस्टाइटिस, ब्रुसेलोसिस। तो आपको पता है कि ब्रुसेलोसिस अबॉर्शन कराता है लेट सेमेस्टर में। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट वन, दैट इज ब्रुसेलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICR
सेंट्रल शीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट, इसमें शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा है, वो कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो आपको पता है कि ये अबिका नगर राजस्थान में लोकेटेड है। अगर मखदूम यूपी की बात करें तो यहाँ पे जो गोट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो मखदूम में, मथुरा मखदूम यूपी में है। तो इसका आंसर हो गया अबिका नगर, दैट इज फर्स्ट। मोहिर इज़ फ्लीस ऑफ, मोहिर जो है ये किससे ऑब्टेंड होती है। तो आपको मालूम है पहली बात तो मोहिर जो है वो गोट से ऑब्टेंड होता है। तो अगर गोट से ऑब्टेंड होता है तो कौन सी गोट से ऑब्टेंड होता है, तो दैट इज़ अंगोरा गोट से हमें मोहिर मिलता है। ऑप्शन A1 इज करेक्ट। क्वेश्चन ईजी हैं बट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर हाउसिंग फॉर लाइफ स्टॉक रेफर टू फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट एज पर BIS स्टैंडर्ड, BIS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फ्लोर स्पेस होना चाहिए। अप्रोशिएट ड्रेनेज एंड लाइटनिंग, वहाँ पर ड्रेनेज और लाइटनिंग अप्रोशिएट होना चाहिए। प्रॉपर डिजाइन लेआउट ऑफ एनिमल शेड एंड पेडॉक कोरल, ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। फ्लोर स्पेस भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए, ड्रेनेज और लाइटनिंग भी अप्रोशिएट होना चाहिए, प्रॉपर डिजाइनिंग और लेआउट भी होना चाहिए। तो ऑप्शन फोर्थ इज डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट पूछा है फाइन बुल अप्रैल बुल रेफर टू, तो इसमें देखा है जिसकी लॉन्गर स्टेपल हो 6 सेंटीमीटर से, लेस मेडुलेशन परसेंटेज हो लेस देन 1% से, और लेस फाइब्रस डायमीटर हो, डायमीटर 20 माइक्रोम से कम हो या 18 माइक्रोम से कम हो। तो आपको पता है ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, D1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एज एट विच डिसबडिंग इज कॉमनली डन एट काफ, काफ्स में जो डिसबडिंग है किस एज पे की जाती है, कौन सी एज है जिस पे काफ्स में डिसबडिंग की जाती है। तो आपको पता है डिसहॉर्निंग डिसबडिंग किस एज पे की जाती है। 10 डेज का जब आपका जो काफ है ओल्ड होता है उसमें डिसबडिंग स्टार्ट कर दी जाती है। तो अगर हम 10 डेज़ की बात करें तो जो सबसे नियरेस्ट आंसर है दैट इज़ 1 वीक की एज पे आप डिसबडिंग करेंगे। अगर हम कास्टेशन की बात करें, कास्टेशन जो होता है इसमें 8 to 10 वीक्स पर किया जाता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ की एज पे कास्टेशन कर दिया जाता है। आप वीक्स में अगर बात करें 8 to 10 वीक्स। अगर हम वीनिंग की बात करें तो 90 डेज पे वीनिंग कर जाती है, मतलब 33 मंथ पे इसकी वीनिंग की जाती है। तो अगर हम बात करें डिसबडिंग की दैट इज़ ऑन 10th डे या मतलब फर्स्ट वीक। और अगर हम कास्टेशन की बात करें तो 2 मंथ अप्रॉक्सीमेटली। और अगर हम बात करें वीनिंग की, जब बच्चे को माँ से अलग किया जाता है दैट इज़ 3 मंथ।